नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी से फुल मॉक टेस्ट करेंगे। यह वीडियो कक्षा 1 to 5 के लिए है और न्यू सिलेबस पर आधारित है। सबसे खास बात है कि यह वीडियो 100% फ्री है। लेकिन दोस्तों, यदि आप पीडीएफ से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मात्र 99 रुपये में पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यह मॉक टेस्ट 1 जून 2026 से प्रारंभ है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। निर्देश है, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, विकास के परस्पर संबंध के सिद्धांत का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन है, विकास के सभी आयाम शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक एक दूसरे पर निर्भर है और आपस में जुड़े हैं। ऑप्शन बी है, बच्चे का शारीरिक विकास उसके मानसिक विकास को पूरी तरह नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी है, समाज में रहने वाले सभी बच्चों का विकास एक ही गति और एक ही क्रम से आगे बढ़ता है। या आनुवंशिकी और वातावरण विकास की प्रक्रिया में अलग अलग काम करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विकास के सभी आयाम शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। प्रश्न 2 है, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए NCFS द्वारा अनुशंसित मूल्यांकन का सही स्वरूप क्या है? ऑप्शन है, वर्ष के अंत में 3 घंटे की औपचारिक लिखित परीक्षा, केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित कंप्यूटर टेस्ट, बच्चे का प्राकृतिक संदर्भों में निरंतर अवलोकन और विकासात्मक पोर्टफोलियो आधारित आकलन, या साप्ताहिक रूप से ली जाने वाली अंकों वाली मौखिक परीक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे का प्राकृतिक संदर्भों में निरंतर अवलोकन और विकासात्मक पोर्टफोलियो आधारित आकलन। प्रश्न 3 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात ZPD शिक्षार्थी के सीखने में किस प्रकार सहायक है? ऑप्शन है, यह वह क्षेत्र है जहां बच्चा बिना किसी मानवीय या तकनीकी सहायता के अकेले ही सब कुछ सीख लेता है। यह बच्चे की वर्तमान क्षमता और कुशल मार्गदर्शक की सहायता से प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता के बीच का अंतर है। यह दर्शाता है कि बच्चा केवल अपनी गलतियों को दोहराकर ही सीख सकता है, या यह स्कूल की चारदीवारी के भीतर सीखे जाने वाली निश्चित पाठ्यक्रम की सीमा को तय करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बच्चे की वर्तमान क्षमता और किसी कुशल मार्गदर्शक की सहायता से प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता के बीच का अंतर है।
प्रश्न 4 है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच वैयक्तिक विभिन्नताओं को दूर करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे हानिकारक होगी? ऑप्शन है विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों और दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी बुद्धि लब्धि अर्थात IQ के अंकों के आधार पर अलग अलग वर्गों या सेक्शनों में विभाजित करना, सीखने की गति में लचीलापन रखना और उपचारात्मक शिक्षण देना, या बच्चे के पूर्व अनुभवों को कक्षा के शिक्षण से जोड़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों को उनकी बुद्धिलब्धि अर्थात IQ के अंकों के आधार पर अलग अलग वर्गों या सेक्शनों में विभाजित करना। प्रश्न 5 है, ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी 2001 के तहत जब एक छात्र किसी नई गणितीय समस्या को हल करने के लिए पहले से सीखे गए नियम का उपयोग करता है तो वह किस संज्ञानात्मक स्तर का प्रदर्शन कर रहा है? ऑप्शन है अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण या स्मरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रयोग। प्रश्न 6 है, झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा शास्त्र अर्थात ICT के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन है छात्रों की दैनिक उपस्थिति को ऑनलाइन दर्ज करना, शिक्षकों और छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली क्यूरेटेड डिजिटल पाठ्य सामग्री और QR कोडेड पुस्तकें उपलब्ध कराना, स्कूल के वित्तीय खर्चों का डिजिटल लेखा जोखा रखना, या केवल शिक्षकों के वेतन और ट्रांसफ़र की जानकारी देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षकों और छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली क्यूरेटेड डिजिटल पाठ्य सामग्री और QR कोडेड पुस्तकें उपलब्ध कराना। प्रश्न 7 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कैरोल गिलिगन ने क्या तर्क दिया था? ऑप्शन है कोहलबर्ग ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। कोहलबर्ग का सिद्धांत भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में केवल ग्रामीण बच्चों को शामिल किया था, या कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के नैतिक दृष्टिकोण अर्थात न्याय की नैतिकता पर केंद्रित है और महिलाओं के दृष्टिकोण अर्थात देखभाल की नैतिकता को कम आंकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के नैतिक दृष्टिकोण अर्थात न्याय की नैतिकता पर केंद्रित है और महिलाओं के दृष्टिकोण देखभाल की नैतिकता को कम आंकता है। प्रश्न 8 है, बाल केंद्रित शिक्षा में अभिनव शिक्षण पद्धति के रूप में सहकारी अधिगम का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन है छात्र छोटे विषय समूहों में एक सामान्य शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ऑप्शन बी है छात्र कक्षा में
बिना किसी से बात किए पूरी तरह अकेले बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षक कक्षा के सबसे तेज बच्चे को बाकी सभी बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी दे देता है, या बच्चे केवल परीक्षा में एक दूसरे की उत्तर पुस्तिका देखकर अंक सुधारते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। छात्र छोटे विषय समूहों में एक सामान्य शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रश्न 9 है, समतामूलक और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय में सहानुभूति के स्थान पर प्रानुभूति को क्यों प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ऑप्शन है, सहानुभूति बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है, जबकि प्रानुभूति उन्हें कमज़ोर करती है। सहानुभूति में केवल दया का भाव होता है, जबकि प्रानुभूति में शिक्षक बच्चे की परिस्थिति और दृष्टिकोण को गहराई से समझकर उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सहयोग करता है। ऑप्शन सी है, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, इसलिए किसी को भी प्राथमिकता दी जा सकती है, या प्रानुभूति केवल सामान्य बच्चों के लिए उपयोगी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सहानुभूति में केवल दया का भाव होता है, जबकि प्रानुभूति में शिक्षक बच्चे की परिस्थिति और दृष्टिकोण को गहराई से समझकर उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सहयोग करता है। प्रश्न 10 है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है, बच्चा अमूर्त विचारों और काल्पनिक परिस्थितियों पर तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। बच्चा पूरी तरह से आत्म केंद्रित होता है और केवल प्रतीकात्मक खेल खेलता है। बच्चा वस्तुओं के संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमिकता की तार्किक क्षमता विकसित कर लेता है। बच्चे में केवल संवेगी अंगों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखने की क्षमता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बच्चा वस्तुओं के संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमिकता की तार्किक क्षमता विकसित कर लेता है। प्रश्न 11 है, NCFSE के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अर्थात EVS को एकीकृत रूप में क्यों पढ़ाया जाता है? ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग विषयों के रूप में समझने के लिए बहुत छोटे होते हैं, ताकि एक ही शिक्षक सभी विषयों को आसानी से पढ़ा सके। स्कूल के टाइम टेबल में विषयों की संख्या को कम करने के लिए, या क्योंकि बच्चा अपने आसपास के वातावरण को खंडों में नहीं बल्कि एक समग्र रूप में देखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के वातावरण को खंडों में नहीं बल्कि एक समग्र रूप में देखता है। प्रश्न 12 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE के अंतर्गत रचनात्मक आकलन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन है सत्र के अंत में छात्रों को पास या फेल घोषित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के सीखने में आने वाली कमियों को पहचानना और समय पर उपचारात्मक सहायता देना, बच्चों के अंकों के आधार पर स्कूल की एक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार करना, या छात्रों को उनकी कमजोरियों के लिए कक्षा के सामने डांटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के सीखने में आने वाली कमियों को पहचानना और समय पर उपचारात्मक सहायता देना। प्रश्न 13 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों के लिए परीक्षा प्रणाली में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? ऑप्शन है उन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त समय, वैकल्पिक प्रश्न या राइटर अर्थात लेखक की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्हें परीक्षा देने से पूरी तरह छूट दे देनी चाहिए। उनके लिए एक अलग कमरे में कठिन स्तर का प्रश्न पत्र करना चाहिए, या उन्हें केवल मौखिक रूप से परीक्षा देने के लिए मजबूर करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त समय, वैकल्पिक प्रश्न या राइटर की सुविधा दी जानी चाहिए। प्रश्न 14 है, बच्चे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन है B.F. स्किनर, लेओ वाइगोस्की, जीन पियाजे या अल्बर्ट बांडुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेओ वाइगोस्की। प्रश्न 15 है, एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए एक टोकन इकोनॉमी या स्टार देने की प्रणाली का उपयोग करती है। यह अभिप्रेरणा का कौन सा रूप है? ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा या आत्म प्रेरित अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाह्य अभिप्रेरणा। प्रश्न 16 है, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? ऑप्शन है नए ज्ञान को सीखने में पूर्व ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती, यह केवल भ्रम पैदा करता है। शिक्षक को पूर्व ज्ञान की जांच किए बिना सीधे नए कठिन पाठ से शुरुआत करनी चाहिए। पूर्व ज्ञान केवल उन बच्चों के लिए जरूरी है जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या सार्थक अधिगम तब होता है जब नई जानकारी को बच्चे के मौजूदा ज्ञान और अनुभवों से जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्थक अधिगम तब होता है जब नई जानकारी को बच्चे के मौजूदा ज्ञान और अनुभवों से जोड़कर पढ़ाया जाता है। प्रश्न 17 है, डिजिटल शिक्षा शास्त्र के तहत प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए गेमिफिकेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाई के समय केवल मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने की छूट देना, कठिन शैक्षणिक अवधारणाओं को रोचक खेलों
पहेलियों और डिजिटल चुनौतियों के माध्यम से मनोरंजक तरीके से सिखाना, स्कूल के कंप्यूटर रूम को एक गेमिंग जोन में बदल देना, या केवल खेल कूद के पीरियड में कंप्यूटर का उपयोग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कठिन शैक्षणिक अवधारणाओं को रोचक खेलों, पहेलियों और डिजिटल चुनौतियों के माध्यम से मनोरंजक तरीके से सिखाना। प्रश्न 18 है, बाल विकास के समान प्रतिमान के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, सभी बच्चों के विकास की गति पूरी तरह से एक समान और एक जैसी होती है। विकास हमेशा पैर से शुरू होकर सिर की तरफ उल्टा बढ़ता है। किसी भी प्रजाति जैसे मानव के सभी सदस्यों का विकास का एक निश्चित और सार्वभौमिक क्रम होता है, भले ही उनकी व्यक्तिगत गति अलग हो या विकास केवल पर्यावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, आनुवंशिकी पर नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। किसी भी प्रजाति जैसे मानव के सभी सदस्यों के विकास का एक निश्चित और सार्वभौमिक क्रम होता है, भले ही उनकी व्यक्तिगत गति अलग हो। प्रश्न 19 है, एनईपी 2020 के अनुसार स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख में एज का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट अर्थात समग्र विकास, हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा, ह्यूमैनिटी वैल्यूज अर्थात मानवीय मूल्य, या हेल्थ मॉनिटरिंग अर्थात स्वास्थ्य निगरानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, होलिस्टिक डेवलपमेंट अर्थात समग्र विकास। प्रश्न 20 है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में बच्चे आमतौर पर कैसे सीखते हैं? ऑप्शन है, केवल शिक्षक को ध्यान से सुनकर और उनकी नकल करके, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र गतिविधियों द्वारा और समूह में सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करके, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को रटकर, या केवल माता पिता द्वारा घर पर दिए गए ट्यूशन के माध्यम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र गतिविधियों द्वारा और समूह में सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करके। प्रश्न 21 है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन स्तर का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है, किसी दी गई कहानी या सारांश अपने शब्दों में लिखना, चार्ट पेपर पर सौरमंडल का एक सुंदर चित्र बनाना, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा को याद करके सुनाना, या दो अलग अलग शिक्षण विधियों के गुण दोषों की जांच करके यह तय करना कि कौन सी विधि बच्चों के लिए अधिक प्रभावी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दो अलग अलग शिक्षण विधियों के गुण दोषों की जांच करके यह तय करना कि कौन सी विधि बच्चों के लिए अधिक प्रभावी है। प्रश्न 22 है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग अर्थात UDL के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन है, पढ़ना, लिखना,
गणितीय गणना करना, प्रस्तुतिकरण के विविध साधन, अभिव्यक्ति के विविध साधन और जुड़ाव, व्यस्तता के विविध साधन, पुरस्कार देना, दंड देना और कक्षा से बाहर निकालना, या केवल डिजिटल टूल्स, इंटरनेट और कंप्यूटर लैब का उपयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रस्तुतिकरण के विभिन्न साधन, अभिव्यक्ति के विविध साधन और जुड़ाव, व्यस्तता के विविध साधन। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बच्चों के सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को सबसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन है जिज्ञासा और आनंद, अत्यधिक चिंता, विरक्ति या ऊब, या असफलता का डर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिज्ञासा और आनंद। प्रश्न 24 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में नैतिक विकास अर्थात मोरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है रोज सुबह प्रार्थना सभा में बच्चों को कठिन नैतिक उपदेश देना, स्वयं अपने व्यवहार में ईमानदारी और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करके बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना, नैतिक नियमों का पालन न करने वाले बच्चों पर भारी जुर्माना लगाना, या बच्चों को केवल नैतिक कहानियों की किताबें घर पर पढ़ने के लिए दे देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं अपने व्यवहार में ईमानदारी और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करके बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना। प्रश्न 25 है, NCFS के अनुसार 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए साक्षरता और संख्यात्मकता अर्थात FLN का विकास करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन है बच्चों को रोज 3-4 पन्नों की सुलेख लिखने के लिए देना, उन्हें सीधे कक्षा 1 की बड़ी बड़ी व्याकरण की किताबें पढ़ाना, पहेलियाँ, कविताओं, खिलौनों और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से भाषा और गणितीय सोच का विकास करना, या कैलकुलेटर का उपयोग सिखाना ताकि वे जल्दी गणना कर सकें। सही आंसर है ऑप्शन सी, पहेलियों, कविताओं, खिलौनों और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से भाषा और गणितीय सोच का विकास करना। प्रश्न 26 है, थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता का नियम अर्थात लॉ ऑफ रेडीनेस अधिगम में किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन है जब कोई बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उसे जल्दी और आनंदपूर्वक सीख लेता है। जब बच्चे को बार बार अभ्यास कराया जाता है तभी वह सीखता है। जब बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है तभी वह कार्य करने के लिए तैयार होता है, या सीखने के लिए केवल स्कूल का वातावरण ही उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब कोई बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उसे जल्दी और आनंदपूर्वक सीख लेता है। प्रश्न 27 है, अपसारी चिंतन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन है केवल बुद्धि लब्धि अर्थात IQ के ऊंचे स्तर से, सृजनात्मकता और किसी समस्या के कई अलग अलग और मौलिक समाधान खोजने की क्षमता से,
किसी समस्या का केवल एक ही सही उत्तर रटने की क्षमता से या बिना सोचे समझे दूसरों के विचारों का समर्थन करने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता और किसी समस्या के कई अलग अलग और मौलिक समाधान खोजने की क्षमता से। प्रश्न 28 है, NEP 2020 के नए 5+3+3+4 स्कूली ढांचे में मिडिल स्टेज के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? ऑप्शन है कक्षा 1 से 2, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 या कक्षा 9 से 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा 6 से 8। प्रश्न 29 है, वाइगोस्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा आगे बढ़ाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंतः विषयपरकता, खोजपूर्ण अधिगम, पाठ या ढांचा या संज्ञानात्मक अंतः विस्फोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाठ या ढांचा। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, डिजिटल शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में एक प्राथमिक शिक्षक को कक्षा में ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज अर्थात OER का उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है सामग्री पूरी तरह से कॉपीराइट मुक्त, बच्चों के अनुकूल और JCERT पाठ्यक्रम के अनुरूप होनी चाहिए, सामग्री केवल अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए, सामग्री के लिए बच्चों के अतिरिक्त फीस भी ली जानी चाहिए, या सामग्री का उपयोग केवल स्कूल के सबसे तेज बच्चों के लिए ही होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामग्री पूरी तरह से कॉपीराइट मुक्त हो, बच्चों के अनुकूल और JCERT के पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।